हेलो फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब। आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जैसा कि आप सब बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि केवीएस की वैकेंसी कब आ रही है, तो केवीएस की वैकेंसी आ चुकी है। तो आप सब इस वीडियो में देखेंगे कि केवीएस ने किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली है, उसकी क्वालिफ़िकेशंस, एलिजिबिलिटीज़ क्या हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। क्या आप ये मल्टीपल पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप टीजीटी में भरना चाह रहे हैं, पीआरटी में भरना चाह रहे हैं, तो क्या आप वो भी कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल नोटिफिकेशन हम पूरा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप वीडियो देखिए, आपको कोई डाउट रह जाता है तो भी आप क्या करें, अपने लेवल पे एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ा करें। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर तो आपको वीडियो में बता दिया जाता है, वैसे ज़्यादा डिटेल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी एक बार पर्सनली एक नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप किसी एडवर्टाइजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, किसी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी फुल इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले होनी चाहिए। और उसके बाद आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसकी डिटेल सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, तो आप वो भी ज़रूर पढ़ें। और बाकी तो हम इस वीडियो में समझा ही रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर केवीएस की वैकेंसी आई है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट है वो देख लेते हैं। तो वो है हमारी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी, म्यूज़िक, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल, सेक्शन ऑफिसर, सेक्रेटरी, सीनियर सेकेंडरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर सेकेंड ग्रेड एंड हिंदी ट्रांसलेटर। इन सब की पोस्ट आई हुई है केवीएस में। तो ये कुछ पोस्ट की डिटेल है कि किस पोस्ट के लिए पर्टिकुलर कितनी वैकेंसी है अपनी कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो अगर आप किसी कैटेगरी के पर्टिकुलरली अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो ही आप उस कैटेगरी का भरें। ठीक है, बाय चांस आप क्या करते हैं, ईडब्ल्यूएस आप हैं तो ईडब्ल्यूएस में, लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आप ईडब्ल्यूएस टिक करते हैं तो बाद में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आप पहले ही ये चीज़ों का ध्यान रखें। तो आप देखेंगे कि असिस्टेंट कमांडर कमिश्नर की पोस्ट है, उसमें इतनी इतनी वैकेंसीज हैं। फिर प्रिंसिपल की 239 पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल की 203 पोस्ट है। उसके बाद है पीजीटी, पर्टिकुलर हम फोकस पीजीटी और टीजीटी पे ही करते हैं। तो पीजीटी के लिए हमारे पास सब्जेक्ट्स मैटर करता है कि आप जिस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप जिस क्वालिफिकेशन रखते हैं, उनकी वैकेंसीज आई हैं या नहीं है। तो हमें तो यहाँ पे मोस्टली पोस्ट दिख रही हैं। हिंदी की है, इंग्लिश की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, मैथ्स की है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इन सब की पोस्ट की पे पीजीटी की वैकेंसीज आई हैं। टोटल कितनी है, 594 वैकेंसीज हैं। यूआर के लिए 375 है, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए 205, 99 है एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 136 और टोटल हमारी है कितनी, 1409 पोस्ट है। इसके अलावा पीडब्ल्यू के लिए भी 22 और 11 पोस्ट है। ठीक है, तो अब आप अपने सब्जेक्ट पर्टिकुलर देखिए कि आप लीजिए कि आप पीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैथ्स के लिए कितनी वैकेंसी हो गई, यूआर के लिए 77, ओबीसी के लिए 49, एससी के लिए 27, एसटी के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 और टोटल 194 पोस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी में पोस्ट देखिए। वैसे सभी कैटेगरी में बहुत सारी पोस्ट है, तो आप इसमें किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बाकी पोस्ट में, क्योंकि वैकेंसीज बहुत सारी हैं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में अगर कोई ओबीसी यूआर के लिए अप्लाई करेगा तो उसके लिए तो 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए भी 1 पोस्ट है, लेकिन एसटी वाले के लिए क्या है, 1 भी पोस्ट नहीं है। तो उसका अप्लाई करना वैसे ही मतलब वेस्ट हो जाएगा, या उसका अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम
अपनी कैटेगरी में यही चीज़ें देखी जाती हैं कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं क्या वहाँ पे एक भी पोस्ट है भी कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई पीजीटी की बात। नेक्स्ट है टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए भी हर कैटेगरी में बहुत सारी पोस्ट है, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। लेकिन आप जैसे टीजीटी के लिए आप अप्लाई करें या पीजीटी के लिए आप अप्लाई करें हैं, तो उसमें आप अपनी क्वालिफ़िकेशन ज़रूर पहले से वेरीफाई कर लें कि आप जो क्वालिफ़िकेशन रखते हैं क्या वही क्वालिफ़िकेशन टीजीटी के लिए चाहिए। मतलब बहुत बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है। तो वो आप क्या करेंगे, इसके नीचे ही क्या है, सब क्वालिफ़िकेशन भी दी गई है, तो वो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन उसमें देखें। और बार बार बहुत सारे यूट्यूब चैनल सर्च करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप क्या करेंगे, ये यूट्यूब चैनल वाले ने बोल दिया कि हम एलिजिबल हैं, दूसरा बोल रहे हैं नहीं है, तो आप ऑथेंटिकेशन के लिए क्या करें, पूरी जो नोटिफिकेशन है उसको खुद पढ़ें कि आप जो क्वालिफ़िकेशन रखते हैं वो पर्टिकुलरली है कि नहीं है। 3-4 यूट्यूब चैनल के बोलने से या आप मतलब समझ रहे हैं कि आप उनकी बातों में कहने पे नहीं, आप वेरीफाई ज़रूर करें। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए पोस्ट क्या है, लाइब्रेरियन की पोस्ट है, प्राइमरी टीचर म्यूज़िक की पोस्ट है, फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, सिविल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, ऐसे ही बहुत सारी पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर, जिसके पास डीएड नहीं है वो क्या करेगा, स्टेनोग्राफर की पोस्ट भर सकता है। ठीक है, अब देखिए जैसा आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो पहले तो पोस्ट आपकी बता दी गई है कि क्या है, उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या है, क्वालिफिकेशन भी मेंशन है, तो आप खुद अपनी क्वालिफिकेशन इसमें देखिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। जैसे असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट क्या है, ग्रेड पे 12 है, सैलरी रेंज इतनी रहने वाली है, मैक्सिमम ईयर क्या है 50। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे मेंशन है, आप उसमें देख लीजिए। ठीक है, हम बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो चलिए हम टीजीटी पे चलते हैं। पहले पीजीटी पे पीजीटी के लिए हमारे पास 12 सब्जेक्ट्स हैं। इनमें जो ग्रेड पे रहने वाला है 47,600 से 1,51,100 तक ग्रेड पे रहने वाली है। मैक्सिमम ईयर कितनी है, 40 है। बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, तो वो भी लास्ट में दिया गया है कि आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार आपको कितनी रिलैक्सेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो ये तो जो अपर एज लिमिट है ये क्या है, जनरल के लिए है। आप इसे देख करके अपनी कैटेगरी वाइज ना समझें, बाद में आप अपनी कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो जोड़ सकते। ठीक है, तो ये बात हो गई पीजीटी के लिए। अब इसी के नीचे क्या है, क्वालिफिकेशन दी गई है। जैसे टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पीजीटी के लिए, तो पीजीटी इंग्लिश के लिए क्या होना है, पीजी का सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी होनी चाहिए या संस्कृत होनी चाहिए, उसके साथ हिंदी होनी चाहिए। फिजिक्स के लिए आपकी फिजिक्स में पीजीटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इस तरीके से। ठीक है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन इसमें देख लेंगे। बायोलॉजी वालों को दिक्कत आती है कि हम बायोलॉजी, तो ये बायोलॉजी में इनके भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ऑथेंटिकेट के लिए क्या करेंगे, पूरा एडवर्टाइजमेंट खुद पढ़ेंगे। इसके बाद आपको क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। पीजीटी के लिए आपकी पीजी की डिग्री प्लस बीएड। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश तो ये आपके जो आपने 10th-12th में आपका मेन मतलब सब्जेक्ट हिंदी रहता है, तो वहीं से काउंट हो जाता है कि आप प्रोफेंसी हिंदी है, ये हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास बी या बीटेक होना चाहिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप क्वालिफिकेशन देख लेंगे। उसके बाद पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी सेम ऐसे ही। अब बात करते हैं हम टीजीटी के लिए। सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो दिक्कत होती है वो टीजीटी वालों को ही होती है, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन में इंग्लिश भी पढ़ा है, हिंदी भी पढ़ा है, तो वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम हिंदी से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम हिंदी इंग्लिश से भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है साइंस वालों के लिए कि हम टीजीटी में साइंस वाले कैसे भरें। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, नीचे ही क्या दिया गया है, सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन दी गई है
कि सब्जेक्ट्स आपके कॉम्बिनेशन क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले देख लीजिए ग्रेड पे क्या रहने वाला है। 7 ग्रेड पे रहने वाला है, अपर लिमिट 35 है, ये यूआर के लिए है, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके साथ ही आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होगी प्लस बीएड होगा, उसमें 50% मार्क्स होंगे। और ये कॉम्बिनेशन देखिए, अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए हैं तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, तीनों साल इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए। हिंदी अगर है तो तीनों साल हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। अगर एसएसटी हैं तो एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपका एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो क्या अगर आपका है तो आप बिना टेंशन लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर साइंस के लिए हैं तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होनी चाहिए आपकी मेन सब्जेक्ट। संस्कृत के लिए करना चाह रहे हैं तो संस्कृत ऐसा मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, तीनों साल आपके संस्कृत होनी चाहिए। मैथ्स के लिए करना चाह रहे हैं तो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विथ एनी ऑफ 2, मतलब नीचे से कोई 2। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री है तो बाकी नहीं हो तो भी चलेगा, ठीक है। फिजिक्स के साथ कंप्यूटर साइंस हो सकता है, फिजिक्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है। तो मैथ्स प्लस इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट, तो आप मैथ्स के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बहुत दिक्कत होती है, आप क्या करेंगे, पीडीएफ में अपनी सब्जेक्ट पूरी एडवर्टाइजमेंट में क्या करेंगे, ये सेक्शन में अपना सब्जेक्ट क्या करेंगे देखेंगे, और फिर मतलब बिना टेंशन के आप अपने सब्जेक्ट पे फॉर्म भरिए, उसके बाद तैयारी कीजिए। अब फॉर्म भरते ही वक्त आप डाउट में रहेंगे कि मेरा सब्जेक्ट मैंने जिससे भरा है वो एलिजिबल हूँ नहीं हूँ, बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा करने का कोई मतलब नहीं, इसलिए आप पहले खुद वेरीफाई हो जाए और फिर फॉर्म भरें, ठीक है। अब ग्रेजुएशन की डिग्री होगी आपकी इन सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन के साथ। इसके बाद है बीएड की डिग्री, उसके बाद सीटेट पास होना चाहिए। टीजीटी का है तो पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए, ठीक है। डिज़ायरेबल क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी मतलब बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, ठीक है। तो इस मतलब टीजीटी की डिग्री बीएड प्लस सीटेट पेपर 2 टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए बेसिक क्या है, यूजी बीएड प्लस सीटेट पेपर 2, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है और अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेना है। उसके बाद है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए टीजीटी की पोस्ट, ठीक है। लाइब्रेरियन के लिए, प्राइमरी टीचर म्यूज़िक के लिए, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, ठीक है। तो हमारा बेसिक फोकस किस पे रहता है, टीजीटी और पीजी पोस्ट के लिए। तो बाकी अगर कोई दूसरे पोस्ट से रिलेट करता है तो वो अपनी भी पूरी एडवर्टाइजमेंट देख ले, ठीक है। अब हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की, ठीक है। जो अपर लिमिट दी गई थी वो किसके लिए दी गई थी, यूआर कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। एसटी एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, मतलब जो एज दी थी जैसे 40 ईयर्स थी तो उसमें क्या करे 5 साल अपने जोड़ ले, मतलब वो 45 ईयर तक भी क्या कर सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है। ओबीसी के लिए 3 ईयर का, वुमेन ऑल कैटेगरी मतलब सारी कैटेगरी के लिए अगर वुमेन है तो 10 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। केवीएस एम्प्लॉय के लिए नो एज बार, कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनके लिए 5 साल का जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 8 साल का और 10 साल का एसटी एससी के लिए। अगर कोई 3 साल से सेंट्रल सर्विस में है तो, अगर जम्मू कश्मीर से है डोमिसाइल तो 5 साल का है। पर्सन विद डिसेबिलिटी एसटी एससी के लिए 15 साल का, ओबीसी के लिए 13 साल का और जनरल के लिए 10 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का। ऐसे ही आप क्या करेंगे अपनी कैटेगरी के वाइज, अपनी जो कैटेगरी जिसमें आप भी हों उसमें क्या कर देंगे, जो अपर एज लिमिट थी उसमें ऐड करके आप फॉर्म मतलब काउंट कर सकती है आप एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है।
मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। तो सबसे पहली बात बहुत सिंपल में कि आपका पहले एक पेपर होगा, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। उनकी क्या क्या परसेंटेज रहने वाला है तो वो आपको बता देते हैं। एक मिनट, ये जहाँ जहाँ पे आपके KVS हैं उनकी डिटेल दी गई है। ये फीस का कुछ दिया है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं उसकी फ़ीस कितनी पे करनी है। तो आपको TGT और PGT और PRT इन सब के लिए कितना है, 1500 रुपीज़ है। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से मतलब पोस्ट वाइज देख ले कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। अब ये फॉर्म फिल करना मतलब इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कब कब फॉर्म फिल करना स्टार्ट होंगे और कब ये लास्ट डेट है। तो जो फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएंगे वो 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है वो 26 दिसंबर है। ठीक है, अभी रिटर्न डेट की एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, फिर भी जो KVS है वो 4 से 5 महीने में क्या करता है, अपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेता है। तो आप उस हिसाब से तैयारी करें। आप मैक्सिमम अपना सिलेबस 3 महीने में तो निपटा ही दें, मतलब 3 महीने में आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाना चाहिए। और जो अगर इसके आगे डेट बढ़ती है तो वो आपके लिए भी बेनिफिट का है कि आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ये हो गई कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल, जो लास्ट में हम बात करते हैं कि मतलब जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो रिटर्न वाला होगा उसका कितना होगा, रिटर्न प्लस इंटरव्यू। तो रिटर्न का आपका 70%, ठीक है, 70% प्लस इंटरव्यू का कितना होगा, 30%। जितने भी मार्क्स आएंगे उससे आपकी जो होगी वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, रिटर्न का 70% और इंटरव्यू का 30%। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस जो कि अपने सब्जेक्ट के वाइज क्या करेंगे, सिलेबस भी पूरा देखेंगे कि आपको कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो वो भी हम अगला एक वीडियो बना देंगे, KVS के सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप अपने फॉर्म भरने से पहले अपनी क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स मतलब क्वालिफ़िकेशन चेक कर लेंगे। ठीक है, EWS से सप्लाई करें तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अपनी तैयारी फॉर्म भर करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अपने 3 मंथ का टारगेट रखिए कि आप 3 मंथ में अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे। इसके बाद ही KVS की वैकेंसी आ चुकी है, इसके बाद DSSB की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। तो अपनी तैयारी ऐसे रखिए कि आप एक पोस्ट तो आपको लेनी ही है। इस साल आपको फ्यूचर टीचर, गवर्नमेंट टीचर बनना ही बनना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।